नमस्कार दोस्तों। पॉलिटी रिवीजन की इस सीरीज में आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुए हैं। और आज की इस क्लास में हम लोग संविधान के भाग एक, संघ और उसके राज्य या संघ और उसके क्षेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। ये टॉपिक इस मायने में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से एसएससी के बहुत सारे एमसीक्यू बन गए। जैसे कौन सा राज्य का गठन कौन से वर्ष में हुआ, किस केंद्र शासित प्रदेश का गठन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ है, और किस किस राज्य के नामों का पुनः नामकरण किया गया है। तो इसलिए ये टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम इस भाग एक की बात करें तो इसमें राज्य और उसके संघीय क्षेत्र की बात की गई, यानी भारत राज्यों का एक संघ हुआ। तो इस भाग में कुल 4 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 भाग 1 का हिस्सा है। इसमें सबसे पहला अनुच्छेद जो है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो अगर इसको हम डिकोड करें तो यहाँ पे हमें 2 तरह की इंफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। पहला अनुच्छेद 1 कहता है अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ हो, राज्यों का संघ होगा। तो अगर हम यहां ध्यान से देंगे तो जब संविधान बना तो संविधानविदों के सामने एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती ये थी कि वो संविधान में पारंपरिक नाम भारत का प्रयोग करें या फिर आधुनिक नाम इंडिया। सामान्यतः इंडिया नाम का प्रयोग ट्रेड के लिए किया जाता, जैसे दूसरे देशों के साथ जो भी हमारे व्यापार होते थे वो इंडिया नाम से किए जाए, जबकि हमारे देश का पारंपरिक नाम जो है वो भारत है। तो संविधान सभा के एक वर्ग का मानना था कि हमें अपने पारंपरिक नाम के साथ आगे बढ़ना चाहिए, जबकि दूसरा वर्ग इंडिया शब्द के साथ इंडिया शब्द की वकालत करना था। तो यहाँ पे आम सहमति बनी संविधान सभा में और इस तरह से दोनों शब्द का प्रयोग किया गया, यानी इंडिया दैट इज भारत। तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे जाना बहुत जरूरी था। इसके बाद हाँ, जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे वो है राज्यों का संघ। तो भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। सामान्यतः हमारे संविधान में यह कहा जाता है कि भारत विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है। तो इसका अर्थ क्या है? भारत राज्यों का अविभक्त संघ या तो अविभाज्य संघ है। इसका अर्थ यह है कि राज्य किसी भी परिस्थिति में इस संघ से बाहर नहीं जा सकते। वहीं पे दूसरी ओर अगर हम अमेरिकी संविधान की बात करें तो वह अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ, यानी अमेरिकी संविधान के हिसाब से जो भी राज्य, जो 52 राज्य वहां पे मिलकर एक संघ बने हैं या एक देश बने हैं, वो अविभाज्य राज्य के अविभाज्य संघ है। यानी वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक कॉमन एग्रीमेंट के साथ वो एक देश का आकार लिए हुए हैं, जबकि भारत को यहाँ पे विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है। यानी किसी भी परिस्थिति में कोई राज्य भारत के इस संघ से अलग नहीं हो सकता। तो ये बातें हमें अनुच्छेद 1 में देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर अनुच्छेद 1 की बात करें तो भारत में 3 प्रकार के राज्य देखने को मिलते हैं। पहला राज्य जिसे हम सामान्यतः राज्य शब्द से प्रयोग करते हैं, स्टेट्स। दूसरे होते हैं यूनियन टेरिटरीज और तीसरे होते हैं अधिग्रहित क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र या ऐसे एरिया
जहां पे उनकी अपनी शासन व्यवस्था, कुछ राज्य की अपनी शासन व्यवस्था है, उनकी अपनी विधानसभा है, वहां की अपनी जनसंख्या है, और उस विधानसभा के द्वारा वहां पे जो भी संवैधानिक कार्य उन्हें सौंपे गए वो कार्य किए जाए, तो उसे हम राज्य कहकर पुकारते हैं। जबकि यूनियन टेरिटरी जो होते हैं, जिसे संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया जाता है, तो ऐसे संघ राज्य क्षेत्र जो होते हैं वे केंद्र सरकार के नियंत्रणाधीन होते हैं। हालांकि अगर हम दिल्ली और पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर को छोड़ दें तो इन राज्यों में इनका अपना विधानसभा है, तो ये सामान्य राज्य के रूप में काम करते हैं। लेकिन कुछ मामलों में, जैसे वहां की लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिसिंग सिस्टम, ये तीनों केंद्र सरकार के अधीन है। तो इस प्रकार से ये संघ राज्य क्षेत्र है। जबकि अन्य अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, या दादरा नगर हवेली, दमन दीव हो गया, चंडीगढ़ हो गए, तो ये जो केंद्र शासित प्रदेश है ये केंद्र सरकार के नियंत्रणाधीन है, या हम ये कह सकते हैं कि ये राष्ट्रपति के नियंत्रण में कार्य करते हैं। तीसरे होते हैं ऐसे क्षेत्र, ऐसे विदेशी क्षेत्र जिनका भारत अधिग्रहण करता है। यानी अगर कोई विदेशी क्षेत्र है और उसे भारत अपने राज्य में मिला लेता है, अपने देश में मिला लेता है, तो उस कंडीशन में वह क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग बन जाए, और उस क्षेत्र की रहने वाली जो भी जनसंख्या होगी वो भारतीय नागरिक, उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त हो। तो इस आधार पर भी हम ये कह सकते हैं कि भारत राज्यों का एक संघ है, और भारत एक संप्रभु राष्ट्र, यानी भारत पे किसी भी विदेशी शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं। ठीक है। वहीं दूसरी ओर अगर अनुच्छेद 2 और 3 की बात करें, तो अनुच्छेद 2 सामान्यतः विदेशी राज्यों की अधिग्रहण की बात करता है, और विदेशी राज्य का अधिग्रहण और एक नए राज्य का गठन की बात करता है। यानी अगर कोई क्षेत्र भारत की सीमा से बाहर है और उसे भारतीय संविधान के अंदर अधिग्रहित किया जाता है, तो वो क्षेत्र भारत का हिस्सा माना जाएगा, और यदि उस क्षेत्र को अलग एक राज्य का दर्जा दिया जाए तो वो संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत इसे अलग राज्य बनाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 2 संसद को यह अधिकार देता है कि वह संघ में नए राज्यों को शामिल कर सके तथा नए राज्यों की स्थापना कर सके। जैसे 1974 में सिक्किम का विलय किया गया था, बाद में 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत इसे भारत में एक राज्य का दर्जा दिया हुआ। तो ये 1975 में किया, हालांकि विलय 1974 में हुआ था, तो सिक्किम। ठीक है। तो विदेशी राज्यों का भारतीय संघ में प्रवेश, ये अनुच्छेद 2 कहता है। तो यदि अगर आपसे ये क्वेश्चन करता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि विदेशी राज्यों का भारत में प्रवेश या विदेशी राज्यों के भारत में प्रवेश के बाद एक नए राज्य की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की जाती, तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत की जाती है। वहीं पे अगर हम भारतीय राज्य की बात करें, जो भारतीय संघ में ऑलरेडी एक राज्य है और उनके नाम का परिवर्तन हो, या उनकी सीमा का पुनः निर्धारण हो, या एक नए राज्य का गठन हो, तो या पुरानी राज्य को निरस्त करना हो, तो इन सभी मामलों में संसद अनुच्छेद 3 का प्रयोग कर नए राज्य का गठन करती है, या नए राज्य की सीमा का निर्धारण करती है, या राज्यों के नाम में परिवर्तन। तो अनुच्छेद 3 आंतरिक पुनर्गठन की बात करता है, जहां पे नए राज्यों का निर्माण और किसी राज्य के क्षेत्र को घटाना, बढ़ाना, उसकी सीमाओं या नाम में परिवर्तन करना इसमें शामिल। ठीक है। तो अगर इसकी संवैधानिक प्रक्रिया की बात करें, इसकी अगर संवैधानिक प्रक्रिया की बात करें, तो संसद डायरेक्ट किसी भी राज्य का गठन नहीं कर सकता, या किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन नहीं कर सकता। इस तरह का प्रस्ताव राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बाद ही कोई भी सरकार संसद में प्रस्तुत कर सकती है, और राष्ट्रपति इस तरह की अनुमति देने से पहले संबंधित विधानसभा के पास एक प्रस्ताव भेजेंगे, और जहां से एक समय सीमा का निर्धारण किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, और उस समय सीमा के अंदर उस विधानसभा के द्वारा
उस प्रस्ताव पे मत दिया जाएगा अपना। हालांकि केंद्र सरकार या राष्ट्रपति इस प्रकार के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है, और उसके बाद संसद में ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा और एक सामान्य बहुमत से इसे पारित कर एक नए राज्य की स्थापना की जा सकती है, या पुराने राज्य के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे ऐसा कई बार किया गया है, जैसे 2011 में ओडिशा का नाम, जैसे ORI ओडिशा, ओडिशा का नाम 2011 में ओडिशा किया गया। इसी प्रकार से 2006 में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड किया गया। 2006 में ही पौंडीचेरी का नाम पुदुचेरी किया गया। तो इस प्रकार से नाम में परिवर्तन किए गए हैं, और ये अनुच्छेद 3 के तहत किए जाते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे देश हम देखेंगे। तो अनुच्छेद 2 क्या हुआ? नए राज्यों का भारत में प्रवेश एवं नए राज्यों का गठन। और अनुच्छेद 3 क्या होता है? नए राज्यों का निर्माण और पुराने राज्य की सीमा का पुनः निर्धारण या नाम में परिवर्तन। इसके बाद ये सारी बातें, हाँ, तो अनुच्छेद 3 के तहत जो भी राज्य बनाए जाएंगे उसकी जो शक्ति संसद को मिलती है वो अनुच्छेद 4 के तहत दी गई है। ठीक है, तो स्वयं स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 4 स्वयं स्पष्ट करता है कि नए राज्यों में प्रवेश अनुच्छेद 2 के तहत या नए राज्यों का निर्माण अनुच्छेद 3 के तहत के लिए किए गए कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाए। यानी अगर अनुच्छेद 2 के तहत हम किसी विदेशी राज्य का अधिग्रहण करते हैं, मान लीजिए कि भविष्य में जैसे बलूचिस्तान हुए या पाकिस्तान हुआ, जैसे POK रीजन, या उसके आगे पाकिस्तान हुआ, तो भारत अगर इसका अधिग्रहण करता है तो उस कंडीशन में अनुच्छेद 2 का प्रयोग कर एक नए राज्य का गठन किया जाएगा। और इसके लिए जब नए राज्य का गठन किया जाएगा तो उसके लिए किसी भी प्रकार के संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होगी। यह कानून संसद द्वारा एक साधारण बहुमत और सामान्य विधायी प्रक्रिया के माध्यम से पारित किया जाता है। यानी कुल सदस्य और उपस्थित सदस्यों का 50% सामान्य बहुमत से अगर कोई बिल पास हो जाता है लोकसभा राज्यसभा दोनों से, तो उस कंडीशन में नए राज्य का गठन किया जा चुका है। और इससे लेकर 1960 में बेरुवाड़ी यूनियन वाद भी देखने को मिलते हैं, जहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंपने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता है। अच्छा, एक और चीज, अनुच्छेद 2 और 3 में, जैसे अनुच्छेद 3 में राज्यों की सीमा का पुनः निर्धारण किया जाए, इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत सरकार किसी भारतीय क्षेत्र या किसी राज्य को किसी दूसरे देश को डायरेक्टली सौंप सकती। ठीक है, तो यहाँ पे यदि इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है तो वह संविधान संशोधन के अंतर्गत होगा। लेकिन संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत सरकार भारत की कोई सीमा या कोई क्षेत्र को दूसरे राज्य दूसरे देश को नहीं सौंप सकता, बल्कि सिर्फ आपसी विवाद का निपटारा किया जा सकता। अगर दो देश के बीच सीमा को लेकर कोई आपसी विवाद है, जैसे जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के साथ विवाद चल रहे हैं, POK रीजन, चाइना के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर विवाद चल रहा है, नेपाल के साथ विवाद चल रहा है सीमा को लेकर, तो उस कंडीशन में इनके साथ डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन किसी भारतीय क्षेत्र को दूसरे देश को सौंपने पर पाबंदी है। ठीक है, लेकिन 1971 के एग्रीमेंट के तहत जो, जैसे अभी कुछ समय पहले 2015 में आपने देखा होगा कि 100वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत भारत के 111 क्षेत्र बांग्लादेश को सौंपे गए और बांग्लादेश के 51 एरिया भारत के नियंत्रणाधीन है। तो ये 1971 का एग्रीमेंट था, है ना, तो उसके तहत ये काम हुए। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा का आदान प्रदान किया। ठीक है, तो यहाँ पे बेलूवाड़ी यूनियन बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसके बाद अगर राज्यों का पुनर्गठन की अगर हम बात करें तो समय समय पर राज्यों के पुनर्गठन को लेकर कई चर्चाएं उठी। सबसे पहले ये बता दूं, जब देश आजाद हुआ 1947 में 1950 में संविधान बना, तो संविधान में 4 प्रकार के राज्यों की व्यवस्था की गई, है ना। तो इसके बारे में हम बाद में देखेंगे।
राज्य क, राज्य ख, राज्य ग, राज्य भ, मतलब स्टेट ABCD करके इस तरह की ग्रुपिंग थी, जिसे सातवां सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के तहत समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और उसके बाद 14 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो देश की आजादी के बाद सीमा का निर्धारण यानी कई राज्य का गठन भाषाई आधार पर करने की मांग जोर शोर से उठने लगी, जिसको लेकर 1948 में भारत सरकार ने धर आयोग की स्थापना की। इसमें SK धर जो थे वो इस आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। SK धर ये इस कमेटी के अध्यक्ष बने। ये कमेटी जून 1948 को बनाई गई, जबकि इसने अपना रिपोर्ट दिसंबर 1948 को दिया। दिसंबर 1948 को इसने अपना रिपोर्ट दिया और इस रिपोर्ट में स्पष्ट शब्दों में यह कहा गया कि भारत में प्रशासनिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन या राज्यों का गठन किया जा सकता है, लेकिन भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए, जिसको लेकर तो धन आयोग ने भाषाई आधार पर भाषाई राज्यों का गठन को स्वीकृति नहीं दी। ठीक है, जिसके बाद पूरे भारत में आक्रोश का माहौल था। जनता जो थी काफी हद तक सरकार का विरोध करने लगी, जिसे देखते हुए स्वयं हमारे प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक नई कमेटी का गठन, और ये जो कमेटी थी, इस कमेटी में सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया इसके सदस्य हुए, और ये जेबी की समिति कहलाए। इस समिति का गठन दिसंबर 1948 में किया। दिसंबर 1948 से समिति का गठन किया गया, और ये इस समिति में अप्रैल 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, अप्रैल 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में भी स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि आंध्र प्रदेश में जो उस समय मद्रास प्रांत का हिस्सा था या मद्रास राज्य का हिस्सा था, जो वर्तमान में आज तमिलनाडु है। तो उस समय आंध्र प्रदेश में श्री रामल्लू नाम की एक कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। पुट्टल्लू, माफ कीजिएगा मैं उनका नाम एक बार भूल रहा हूं, मैं देख लेता हूं। हाँ, पोट्टी श्री रामल्लू तत्कालीन आंध्र प्रदेश के एक बहुत महत्वपूर्ण कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। इन्होंने 56 दिन का अनशन किया, यानी आंध्र प्रदेश को एक नए राज्य का दर्जा देने के लिए, यानी तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश को अलग करने के लिए पोट्टी श्री रामल्लू ने एक आंदोलन किया, और यहाँ पे 56 दिन के अनशन के बाद इनकी मृत्यु, जिसके बाद पूरे आंध्र प्रदेश में एक आक्रोश का माहौल था, जिसे ध्यान में रखते हुए तत्कालीन सरकार ने आंध्र प्रदेश को एक नए राज्य का दर्जा दिया, यानी 1 मई 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनाया गया पहला राज्य। ठीक है, 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनाया गया पहला राज्य। तो भाषाई जैसे ही यह राज्य बना, उसके बाद अन्य जो राज्य थे जो भाषाई आधार पर डिमांड कर रहे थे कि हमारे क्षेत्र को एक राज्य का दर्जा दिया जाए, तो वहां में उसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने फिर एक कमेटी का 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, फजल अली आयोग जिसे कहा जाता है 1953 में, और फजल अली को उसका अध्यक्ष बनाया गया, और हृदय नाम कुंजरू और KM पणिकर, हृदय नाम कुंजरू, HN कुंजरू और KM पणिकर उसके सदस्य बनाए। तो इस समिति का गठन 1953 में किया गया। इस समिति ने अपने रिपोर्ट में इस बात को स्पष्ट रूप से माना कि भारत में एकल भाषा एकल राज्य की संकल्पना को पूरी तरह से अस्वीकृत किया जाना चाहिए, यानी एक राज्य और एक भाषा, या ऐसा समझिए एक भाषा एक राज्य।
एक भाषा एक राज्य की संकल्पना को अस्वीकार किया गया। ठीक है, एक भाषा एक राज्य। लेकिन इन्होंने अपने रिपोर्ट में अंतिम रूप से इस बात की स्वीकृति दी कि हाँ, भारत में भाषा के आधार पर जिसे जिसका केंद्र बिंदु प्रशासनिक गतिविधियां होनी चाहिए या प्रशासनिक सुलभता होनी चाहिए, उस आधार पर नए राज्य का गठन किया जा सकता है। तो भाषा को राज्य के पुनर्गठन का मुख्य आधार स्वीकार किया गया, क्योंकि एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, और इस रिपोर्ट के आधार पर 1956 में, इस रिपोर्ट के आधार पर ही 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया। 7वां संविधान संशोधन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1956 में। और इस 7वें संविधान संशोधन के आधार पर भारत में 14 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, और 8 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, और सॉरी 8 केंद्र शासित प्रदेश नहीं, 6 केंद्र शासित, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। ठीक है, क्लियर है? तो एक बार लिस्ट देख लेते हैं कौन से वो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है ना? तो 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज। तो ये 1956 किस, तो 14 राज्य में सबसे ऊपर आ जाता है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा पंजाब, तीसरा राजस्थान, चौथा बंबई। उस समय महाराष्ट्र और गुजरात एक ही राज्य थे, जिसे बंबई राज्य कहा जाता था। इसके बाद 5वां कर्नाटक। तो कर्नाटक को ये मैसूर राज्य, मैसूर कहा जाता है कर्नाटक को। 6वां केरल, 7वां मद्रास, 8वां आंध्र प्रदेश, 9वां उड़ीसा, 10वां मध्य प्रांत, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिला करता है, मध्य प्रांत। 11वां बिहार, जो बिहार और झारखंड को मिला करता था। 12वां संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत। 13वां वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, और 14वां असम। तो ये 14 राज्य उस समय बनाए गए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम 6 यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दिल्ली, फिर उसके बाद उत्तराखंड, अंडमान निकोबार, चौथा 5वां मणिपुर है। हाँ, मणिपुर।
पांचवा और छठवां था लक्षद्वीप। तो ये 6 यूनियन टेरिटरी बनाए थे। तो इस तरह से 1956 में जो सातवां संविधान संशोधन 1956 के तहत ये 14 राज्यों और 6 यूनियन टेरिटरी बनाया। ठीक है, हो गया तुमको। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत पहले मतलब 1956 से पहले जब 1950 में संविधान बना उस समय राज्यों को 4 ग्रुप में बांटा गया। ये 4 ग्रुप कौन कौन से थे, एबीसीडी करती थे। और इस तरह राज्यों का गठन तो इस तरह के 4 ग्रुप थे राज्यों का, जिसे 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत समाप्त करके 14 राज्यों और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए। ठीक है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस करें। लेकिन 1956 के बाद एक बार फिर राज्यों को लेकर जैसे कई नए राज्यों के गठन को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में आंदोलन किए गए, जिसको लेकर कई राज्यों के उदय हुए। 1960 के बाद कई राज्य एक के बाद एक बनते देखे गए। तो इनमें कौन कौन से राज्य उन्हें ये होंगे उसका लिस्ट देखिए कि कौन कौन से राज्य का गठन 1960 और उसके बाद किया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कैटेगरी आ रही। पहला आ जाता है राज्यों का गठन, पहली कैटेगरी आ जाता है राज्यों का गठन। और दूसरी कैटेगरी क्या रही है, राज्यों के नाम में परिवर्तन। राज्यों के नाम में परिवर्तन, यहाँ पे मैं उसे नामकरण मांगता हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ इसकी एक लिस्ट देखे थे जहां से एक बार क्वेश्चन आए भी थे। जैसे छत्तीसगढ़ पीएससी में एक क्वेश्चन आया था 2018 में शायद, यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड कि कब कब कौन से यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे, इसलिए ये कॉलम दिया गया, कॉलम भी उसको मैच करने की बात की गई थी। और मध्य प्रदेश के लिए पीएससी में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा मान के चलिए एसएससी अब जैसे पिछले कुछ सालों के अगर हम क्वेश्चन पैटर्न को एनालिसिस करें एसएससी के, तो वो धीरे धीरे सिविल सर्विस की तरफ अपने आप को डाइवर्ट करता है। वो सिंगल लाइन क्वेश्चन पूछने की बजाय कहीं ना कहीं अब स्टेटमेंट मल्टी स्टेटमेंट को अपने क्वेश्चन पे घुसा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको अपने तैयारी का तरीका भी बदलना। तो राज्यों की गठन की अगर हम बात करें तो 1960 में सबसे पहले बंबई बंबई राज्य का विभाजन करके महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बनाया गया। ठीक है, यानी जो नया राज्य था वो गुजरात था। ठीक है, तो गुजरात एक तरह से 15वां राज्य बनाए। ठीक है, इसके अलावा 1961 में गोवा, दमन एवं दीव और दादर एवं नागर हवेली, दादर एवं नागर हवेली नामक यूनियन टेरिटरी का गठन किया। यानी ये तीनों क्या थे, तो ये तीनों यूडीज की यूनियन टेरिटरी। ठीक है, अच्छा एक और बात यहां जानना जरूरी है कि गोवा, दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली ये तीनों पुर्तगाली क्षेत्र थे। तो भारत सरकार ने पुर्तगाली नियंत्रण से इन राज्यों को मुक्त किया और यूनियन टेरिटरी के रूप में इसे 1961 में यूनियन टेरिटरी का दर्जा है। तो गोवा और दमन एंड दीव ये 10वां संविधान संशोधन 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत यूनियन टेरिटरी बनाया गया, जबकि दादर एंड नागर हवेली 12वां संविधान संशोधन के तहत 1961 में इसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया है। हालांकि बाद में गोवा 1987 में इसे गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। ठीक है, तो 1961 में गोवा यूनियन टेरिटरी बना
और 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, इसके बाद आता है ठीक है हाँ नेक्स्ट आता है हाँ 1963 की बात करें तो असम से अलग करके नागालैंड नामक राज्य का गठन नागालैंड नाम के नामक राज्य का गठन किया गया 1963 में। ठीक है, इसके बाद 1966 की बात करें तो 1966 में पंजाब से अलग करके हरियाणा एवं चंडीगढ़ पंजाब से अलग किया गया। हरियाणा को राज्य का दर्जा दिया गया और चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। ठीक है, ये स्टेट कहलाए और ये यूनियन टेरिटरी। ठीक है, इसके बाद 1971 में 1971 में उत्तराखंड को उस समय उसका नाम उत्तरांचल था। उत्तरांचल को अलग राज्य बनाया 1971 में। ठीक है, अच्छा ये उत्तरांचल जो था ये उत्तर प्रदेश से अलग है। ठीक है, पहले उत्तर प्रदेश जैसे मैंने बताया था संयुक्त प्रांत का हिस्सा था, बाद में संयुक्त प्रांत का नाम बदल जाता है 1950 में और उत्तर प्रदेश नाम पड़ जाता है, तो इससे अलग हुआ। फिर उसके बाद 1972 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा नामक 3 राज्य बनाए गए और ये तीनों राज्य असम से अलग। ये तीनों राज्य असम से अलग हो। ठीक है, यहाँ पंजाब से हरियाणा और चंडीगढ़ अलग हुआ, असम से नागालैंड अलग हुआ। ठीक है, फिर 1974 में मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि सिक्किम एक राजशाही क्षेत्र था जो 1974 में भारतीय संघ का हिस्सा हुआ। बाद में 1975 में 36वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। तो सिक्किम एक पूर्ण राज्य बनाया है। इसके बाद 1987 में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा राज्य। तो गोवा को मैंने ऑलरेडी यहाँ बताया था कि 1961 में वो यूनियन टेरिटरी बनाएगा, बाद में 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, इसके बाद 2000 सन 2000 में आपके फिर से 3 नए राज्यों का गठन किया गया जिसमें CUG यानी छत्तीसगढ़, एक नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना। फिर उसके बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड यहाँ हिमाचल प्रदेश 1971 वाला ये हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, ये पंजाब से ही अलग हुआ था हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ये पंजाब राज्य से अलग। ठीक है, अच्छा उसके बाद 2000 में
छत्तीसगढ़ और फिर उत्तराखंड और फिर झारखंड बिहार से अलग कर इन तीनों को एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट स्टेट बनाती है। ये तीनों राज्य का दर्जा यह दिया। इसके बाद सन 2014 2014 में तेलंगाना अलग राज्य बना, आंध्र प्रदेश से अलग होकर, ठीक है। और 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य का जो राज्य थे, यानी आर्टिकल 370 को समाप्त किया गया और जम्मू कश्मीर जो ये सिग्नल राज्य था इसको अलग कर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये यूनियन टेरिटरी है और ये दोनों यूनियन टेरिटरी है वैसे। तो दो जम्मू कश्मीर का विभाजन कर दो यूनियन टेरिटरी बनाए गए, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख। अच्छा, यहाँ पे जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है उसका अपना खुद का विधानसभा है, जबकि लद्दाख का कोई विधानसभा नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद तो ये जो कुछ नए पुनर्गठित राज्यों की एक सूची है जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन किए जा रहे, ठीक है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे छूट गया है, ध्यान आ रहा हूं। 1962 में पौंडीचेरी वो क्षेत्र थे जहां पे फ्रांसीसियों का कंट्रोल था। तो फ्रांसीसी क्षेत्र से फ्रांस से इस क्षेत्र को मुक्त कराकर एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया और ये 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत बनाया। 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया, ठीक है, 1962। ठीक है, कर लिए नोट डाउन, हो गया। अब उन राज्यों और यूनियन टेरिटरी की लिस्ट देखते हैं जिनके नाम में परिवर्तन किया। तो नामों में परिवर्तन किन राज्यों और यूनियन टेरिटरी किया गया है। सबसे पहला नाम आ जाता है संयुक्त प्रांत। तो संयुक्त प्रांत एक्चुअली वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है और उत्तराखंड है इसको मिलाकर एक संयुक्त प्रांत क्या था, तो उसको उत्तर प्रदेश बनाया गया, उसका नाम बदल करके उसे उत्तर प्रदेश कर दिया गया। और ये 1950 में ये पास हुआ, ठीक है। इसके बाद अगला नाम परिवर्तन मद्रास प्रांत का किया गया जिसका नाम बदल करके तमिलनाडु रख दिया। ये काम 1969 को किया गया, ठीक है। इसके बाद 1973 में मैसूर का नाम बदल करके कर्नाटक कर दिया। मैसूर का नाम बदल करके कर्नाटक कर दिया 1973। फिर सन 2006 नहीं 1992 में दिल्ली का नाम एनसीआर कर दिया गया। दिल्ली का नाम बदल करके एनसीआर कर दिया गया, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। ये 1992।
69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत इसका नाम 1992 में बदल करके एनसीआर दिल्ली कर दिया था। इसके बाद सन 2006 में उत्तरांचल का नाम बदल करके उत्तराखंड का उत्तराखंड 2006 में ही पांडिचेरी का नाम बदल करके पुदुचेरी किया गया। और लास्ट ओडिशा का नाम ओडिशा कर दिया गया 2011 ओडिशा का नाम ओडिशा का 2011। ठीक है, तो अगर भाग 1 से कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी भी एग्जाम में, तो ये मान के चलिए कि इस लिस्ट से प्रश्न पूछने की संभावना सबसे ज्यादा। ठीक है, हो गया? कोई डाउट? हाँ, तो यह लिस्ट है 1960 के बाद उनके राज्यों का गठन किया गया। तो ये था आपका संविधान का भाग 1, और इसको बहुत अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। यहां से समझिए कि एक क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, वो भी राज्यों के गठन से रिलेटेड आपको। ठीक है, तो अगले क्लास में हम भाग 2 को लेकर आएंगे, नागरिकता क्या है और उसके कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं संविधान में। तो इससे रिलेटेड क्या क्या प्रावधान है, इसको लेकर हम जल्दी आपके सामने आएंगे। तब तक कीप प्रिपेयरिंग एंड ऑल।